हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विजडम। आज हम बात करेंगे OIDR सर्विसेज के बारे में। OIDR सर्विसेज क्या है, इसके ऊपर GST कब एप्लीकेबल होगा और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन OIDR सर्विस? OIDR सर्विसेज आखिर है क्या? इसका मतलब है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। Both the following conditions must be satisfied to be a OIDR service. If one is not satisfied, the service is not OIDR services. अगर इन दोनों मेंशन कंडीशंस में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो OIDR सर्विसेज नहीं होगी। डिलीवरी इज मैंडेटेड थ्रू इंटरनेट। डिलीवरी के लिए इंटरनेट का यूज होना मैंडेटरी है, उसके थ्रू ही डिलीवरी होगी। द सप्लाई इज एसेंशियली automated involving minimal human intervention and impossible without information technology। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना इसे सप्लाई करना इम्पॉसिबल है और कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन इसके अंदर होनी चाहिए। इट ऑल्सो बीन क्लैरिफाइड that using the internet to communicate or facilitate service does not always mean that a business is providing OIDR services। यानी हमेशा जब भी अगर कोई बिजनेस प्रोवाइड करेगा सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा OIDR सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है। Examples of OIDR services: advertisement on internet, providing cloud services। गूगल ड्राइव के थ्रू जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो भी OIDR सर्विसेज होती हैं। प्रोविजन ऑफ ई बुक्स, मूवी, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर एंड अदर इंटेंजिबल विया इंटरनेट लाइक हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो, ये सब भी OIDR सर्विसेज के अंदर आती हैं। प्रोवाइडिंग डेटा और इंफॉर्मेशन रिट्रीवेबल और अदरवाइज टू एनी पर्सन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर कोई इंफॉर्मेशन या फिर डेटा प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो वो भी OIDR सर्विसेज होती हैं। ऑनलाइन गेमिंग, ये भी इसी का ही पार्ट है। अब देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज नहीं आती है OIDR सर्विसेज के अंदर। Now let us see example of non-OIDR services। कौन कौन सी सर्विसेज OIDR के अंदर नहीं आती है। सप्लाई ऑफ गुड्स where the order and processing is done electronically, यानी जो भी गुड्स सप्लाई किए जाते हैं ऑनलाइन वो सब OIDR के अंदर नहीं आते। सप्लाई ऑफ फिजिकली बुक्स, न्यूज लेटर्स, न्यूज़पेपर और जर्नल्स। सर्विसेज ऑफ लॉयर एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हु एडवाइस क्लाइंट थ्रू ईमेल। अगर कोई लॉयर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एडवाइस कर रहा है अपने क्लाइंट को ईमेल के थ्रू, तो फिर वो भी OIDR सर्विस नहीं होगी। बुकिंग सर्विसेज और टिकट्स टू एंटरटेनमेंट इवेंट्स, होटल अकोमोडेशन और कार हायर। अगर टिकट्स बुक करते हैं, मूवी टिकट्स या फिर किसी होटल में अकोमोडेशन के लिए बुकिंग करते हैं तो उस केस में भी ये OIDR सर्विसेज नहीं होंगी। एजुकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज अगर डिलीवर करते हैं इंटरनेट के थ्रू तो वो भी OIDR सर्विसेज के अंदर नहीं आएंगे। ऑनलाइन फिजिकल रिपेयर सर्विसेज और कंप्यूटर इक्विपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी इक्विपमेंट्स है अगर उनको रिपेयर किया जाता है फिजिकली तो वो भी OIDR सर्विसेज नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करते हैं न्यूज़पेपर, पोस्टर्स और टेलीविजन में वो भी OIDR सर्विसेज का पार्ट नहीं होंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ GST फॉर OIDR सर्विसेज। GST कब एप्लीकेबल होगा? अगर सप्लायर इंडिया का है और रिसिपेंट भी इंडिया का है तो उस केस में GST एप्लीकेबल होगा। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर होगा, यानी कि जो सप्लायर है वही टैक्स पे करेगा। अगर हॉटस्टार जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर वो इंडियन यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में GST पे हॉटस्टार करेगा। अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया का है और रिसिपेंट इंडिया का है और रिसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है फिर उस केस में भी GST एप्लीकेबल होगा। GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर पे किया जाएगा, यानी रिसिपेंट GST पे करेगा। अगर इंडियन कंपनी ब्लू होस्ट से वेब होस्टिंग सर्विसेज लेती है तो उस केस में GST पे RCM के अंदर होगा, यानी इंडियन कंपनी RCM पे करेगी। अगर रिसिपेंट नॉन टैक्सेबल पर्सन है तो उस केस में भी GST एप्लीकेबल होगा। GST फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे किया जाएगा, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वही GST पे करेगा। अगर कोई स्टूडेंट जो कि रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है रजिस्टर करता है नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवीज़ वगैरह देखने के लिए तो नेटफ्लिक्स को टैक्स पे करना होगा IGST में।
अगर सप्लायर इंडिया का है और वो बाहर आउटसाइड इंडिया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा ही नहीं, ना ही फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ना ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर हॉटस्टार अलाउ कर रहा है फॉरेनर्स को रजिस्टर होने के लिए और प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, फिर उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया और रिसिपेंट भी आउटसाइड इंडिया, तो कोई भी ट्रांजेक्शन इंडिया के अंदर तो हो ही नहीं रही, तो फिर जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अगर नेटफ्लिक्स जो कि यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी यूएस पर्सन को, तो फिर वो ट्रांजेक्शन जीएसटी के अंदर नहीं आएगी। हु विल रजिस्टर एंड पे जीएसटी? किसको रजिस्टर होना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा जीएसटी? In respect of import of OIDR services by unregistered non-taxable recipient, the supplier located outside India will be responsible for payment of taxes. यानी कि अगर सप्लायर आउटसाइड इंडिया और रिसिपेंट इंडिया के अंदर है, तो फिर टैक्स पे सप्लायर को करना पड़ेगा। The service provider will be required to take a single registration for paying IGST under the simplified registration scheme to be notified by the government. Either he will have to take registration or he will have to अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया टू पे जीएसटी। यानी सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर, या तो उसे खुद से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या फिर उसे अपने बिहाफ पर किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाए और टैक्स पे करे उसके बिहाफ पर। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई OIDR सर्विसेज के केस में रिसीवमेंट ऑफ सर्विसेज का लोकेशन होगा, यानी रिसीवमेंट ऑफ सर्विसेज जहां पर भी सर्विसेज रिसीव कर रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं इंटरमीडिएट का आखिर क्या रोल है OIDR सर्विसेज प्रोवाइड करने में। इफ एन इंटरमीडिएट लोकेटेड इन आउटसाइड इंडिया arranges or facilitate the supply of OIDR services from the service provider to the non-taxable ऑनलाइन रिसिपेंट, देन द इंटरमीडियरी विल बी डीम्ड टू बी द रिसिपेंट ऑफ सच सर्विसेज। यानी कि अगर इंटरमीडियरी आउटसाइड इंडिया है और वो अरेंज कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है OIDR सर्विसेज प्रोवाइड करने में सप्लायर को, जो कि आगे सर्विस प्रोवाइड करेगा नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट को, फिर उस केस में इंटरमीडियरी को ही रिसिपेंट मान लिया जाएगा। बट इफ द इंटरमीडियरी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रिसिपेंट। अगर इंटरमीडियरी सेटिस्फाई कर देता है ये सारी कंडीशंस को, तो फिर उसे रिसिपेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। द इनवॉइस इशूड बाय द इंटरमीडियरी क्लियरली आइडेंटिफाई द सर्विस एंड इट्स सप्लायर इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। जो इनवॉइस इशू किया गया है उसमें क्लियरली बताया गया कौन सी सर्विस है, क्लियरली आइडेंटिफाई है, एंड सप्लायर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है सप्लायर के बारे में। द इंटरमीडियरी नाइदर कलेक्ट or processes payment in any manner, nor is responsible for the payment between the non-taxable online recipient and the supplier of such services। यानी कि इंटरमीडियरी का कोई रोल नहीं है पेमेंट प्रोसेस के अंदर, ना ही वो कलेक्ट कर रहा है, ना ही वो प्रोसेस कर रहा है, एंड ना ही वो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए। द इंटरमीडियरी डज नॉट ऑथराइज डिलीवरी। इंटरमीडियरी अगर डिलीवरी ऑथराइज नहीं कर रहा है, द जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सप्लायर आर सेट बाय द सर्विस प्रोवाइडर एंड नॉट बाय द इंटरमीडियरी। यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है सप्लाई की, वो सर्विस प्रोवाइडर ने तय की है, ना कि इंटरमीडियरी ने, ना कि इंटरमीडियरी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो इन चारों कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पे इंटरमीडियरी को रिसिपेंट नहीं समझा जाएगा। आई होप आपको OIDR सर्विसेज समझ आ गई होगी कि ये क्या है और इसके ऊपर GST कब एप्लीकेबल होता है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।